बातें कुछ मन की। कुछ आपकी, कुछ हमारी। मैं हूँ डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे आज के एपिसोड में। पिछले प्रोग्राम के बाद जिसमें हमने गौरव मान से फिटनेस की बातें की थी, बहुत से सवाल आए थे, तो हमने आज का एपिसोड स्पेशली उन्हीं के जवाबों के लिए रखा है, जिसमें कुछ और एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। बहुत से YouTube वीडियोस अवेलेबल हैं फिटनेस पर, जो लाखों लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप से करने की। हम इस विषय पर इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइजेस के क्या नुकसान हो सकता है। ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आप देखेंगे कि जिम से इंजरीज के आंकड़े क्या हैं, तो आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। कई लोग तो कोलैप्स कर जाते हैं और बहुत सारों को सीरियस बैक इंजरीज और मसल टीयर्स भी हो जाते हैं। इसीलिए पूरी तरह की जानकारी होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं और मेडिकली सही एडवाइस से ही आप अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करें। तो पहला सवाल आया है कंचन का, जो पूछती हैं ऑस्टियोपोरोसिस 50 साल से बड़ी उम्र की लेडीज में बहुत कॉमन है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में बोन्स खोखले होते जाते हैं, जिससे बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाती हैं। बदकिस्मती से सिम्टम्स काफी लेट स्टेज में आते हैं। सिवियर नेक या बैक पेन होता है, जो खड़े होने और चलने में वर्स होता है, और लेटने से कुछ आराम मिलता है। धीरे धीरे झुकने तक में मुश्किल हो जाती है और फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है, स्पेशली हिप, कलाई और स्पाइन में। कभी कभी तो नॉर्मल एक्टिविटीज में, जैसे तेज खांसी आए या छींकने भर से भी हड्डी टूट सकती है। स्पेशली सीवियर केसेस में फ्रैक्चर से ही बीमारी का पहली बार पता लगता है। वार्निंग साइंस पर ध्यान दें, जैसे कि कभी कभी गम्स रिसीड हो सकती हैं, आपकी ग्रिप मजबूत नहीं होती और नाखून जो हैं वो जल्दी टूटने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स में भी पाया जाता है, मगर फीमेल्स में, स्पेशली मेनोपॉज के बाद यानी पीरियड्स बंद होने के बाद, और भी कॉमन है। और इसके अलावा रिस्क ज्यादा होता है ओल्डर एज ग्रुप में, स्मोकर्स और सेडेंट्री यानी कम एक्टिविटी वाले लोगों में, या जहां फैमिली हिस्ट्री किसी की ऑस्टियोपोरोसिस की हो। ऐसे में डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लें। वो आपका डेक्सा टेस्ट से बोन डेंसिटी चेक करवा के देखेंगे, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हुई तो खुराक में कैल्शियम, विटामिन सी, प्रोटीन वगैरह बढ़ाना होगा। विटामिन डी की और कुछ स्पेशल दवाइयां भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। विटामिन डी डी से धूप याद रखें, मगर सन एक्सपोजर स्किन पर डायरेक्ट होना चाहिए, खिड़की के कांच या कपड़ों के थ्रू नहीं। बोन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों के लिए। आइए देखते हैं गौरव जी के इस वीडियो में। तो मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस चुनी है जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी की बोन हेल्थ में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। उसमें आपको क्या करना है, एक सोफ़ा, जैसे मेरे पीछे एक सोफ़ा काउच रखा है, ये रख सकते हैं, या आप एक चेयर रख सकते हैं। ऐसे रख के आप सीधे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, और बिल्कुल धीरे से आपको उस चेयर पे बैठना है और उठ जाना है। बिल्कुल धीरे से बैठना है और उठ जाना है। इसके सपोर्ट के लिए आप सामने भी एक चेयर रख सकते हैं, जिसको आप पकड़ के थोड़ा सा सपोर्ट लेके ये 10-10 के 2 से 3 सेट्स आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आप किसी भी चीज का सहारा लेके, जैसे मैंने ये दीवार का सहारा लिया है, दोनों पाँव को मिला के एडी उठाएंगे, आराम से नीचे रखेंगे। ये भी आप 10-10 के 3 सेट्स, मैं एक बार सामने से भी दिखा देता हूँ। एडी उठाएंगे, आराम से नीचे रखेंगे, ये 10-10 के 3 सेट्स करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में आप अपने घर की सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मूढ़ा टाइप का लिया है, एक छोटे हाइट की सीढ़ी या स्टेपर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। किसी चीज का सहारा लेके, जैसे बेस्ट रहेगा आप अगर रेलिंग पे करते हैं, सीढ़ी की रेलिंग पकड़ के, तो आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। आप आराम से इस पाँव पे चढ़ेंगे और आराम से उतर जाएंगे, आराम से चढ़ेंगे, आराम से उतर जाएंगे। ऐसा दोनों पाँव से ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। ये तो हमारा लोअर लिम्ब के लिए एक्सरसाइज हो गई। अपर लिम्ब के लिए हम वॉल स्क्वाट्स, हम वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। अपर लिम्ब के लिए हम वॉल पुशअप्स कर सकते हैं, जैसे कि दीवार पे हाथ रखकर आप आगे जाएंगे,
पीछे आएंगे, आगे जाएंगे, पीछे आएंगे। नॉर्मल जो हम जमीन पे पुशअप्स करते हैं वही दीवार से शुरू करेंगे, फिर वो किसी टेबल पे हाथ रख के पुशअप्स कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज जैसे मैं पहले भी कुछ एक्सरसाइजेज में बता चुका हूँ, तो इसमें भी ये काफ़ी हेल्प करती है। जैसे आपने एक रेजिस्टेंट बैंड ले लिया, पाँव के नीचे इसको आपने फंसा लिया और आप धीरे धीरे ये करेंगे। बिल्कुल स्लो एक्सरसाइज करनी है, झटका नहीं मारना है और बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेना है। और एक सिंपल एक्सरसाइज, आप इसको थोड़ा टाइट पकड़ लेंगे और कंधों को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे। ये एक्सरसाइज है ऑस्टियोपोरोसिस में आप कर सकते हैं। इंडियंस में फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन होते हैं और हैरानी की बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले इंडियंस को यंगर्स एज ग्रुप में फ्रैक्चर होते हैं और उनकी बोन डेंसिटी करीब 15% कम होती है कंपैरिजन में। एक नई स्टडी के मुताबिक पिछले 30 सालों में फ्रैक्चर्स 3 गुना बढ़ गए हैं, स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना में। इंडिया में हिप फ्रैक्चर्स करीब 4 लाख होते हैं हर साल और बड़े हॉस्पिटल में एवरेज 75 से 80 फ्रेश फ्रैक्चर केसेस आते हैं हर रोज। जेनेटिक्स का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, पर जैसे आपने कहा कैल्शियम, विटामिन डी की कमी और पुअर मसल मास से भी रिस्क बढ़ जाता है। फ्रोजन शोल्डर एक और बीमारी है जो 40 टू 60 की एज में लेडीज में ही ज्यादा होती है। ये बीमारी हमारे कंधे या शोल्डर जॉइंट को अफेक्ट करती है। तो हमारा शोल्डर 3 बोन से बना होता है, तो अपर आर्म की बोन है, शोल्डर ब्लेड है और ये कॉलर बोन। तो इन बोन्स को कुछ टिश्यूज आपस में बांधे रखते हैं, जिसे शोल्डर कैप्सूल कहते हैं। कुछ कंडीशंस में जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम्स या वीक इम्यूनिटी से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी रिस्क बढ़ जाती है अगर आप लंबे अरसे तक रेस्ट पर हों, जैसे किसी सर्जरी के बाद या बीमारी या चोट की वजह से। तो ये जो शोल्डर कैप्सूल है, ये बहुत थिक और हार्ड हो जाता है और कंधे में स्टिफनेस और पेन की वजह से जो है ये आपकी शोल्डर मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि आप रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते, जिससे स्टिफनेस और बढ़ती है और फाइनली शोल्डर ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन में ना एक फ्रीज सा हो जाता है, जहां से ये नाम आया फ्रोजन शोल्डर। ये स्वेलिंग, पेन और स्टिफनेस कई साल तंग कर सकती हैं। इसीलिए पेन किलर्स और आइस पैक्स के अलावा एक्सरसाइजेस की बहुत जरूरत है फुल रेंज ऑफ मोबिलिटी जो है रेस्टोर करने के लिए, वरना सर्जरी तक की नौबत आ सकती है। आइए इसके लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस देखते हैं। जिसको फ्रोजन शोल्डर हो गया है उसके लिए कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस आप ये कर सकते हैं, तो आपको आराम मिलेगा। आप एक कोई भी बड़ी थोड़ी छोटी चलेगा इस टाइप की कोई लकड़ी, पाइप, कुछ भी, स्टिक, कुछ भी ले सकते हैं। उसको पकड़ के धीरे धीरे जितना भी आपका हाथ, आपकी बॉडी अलाउ करता है, इसको आप ऊपर नीचे करिए। ऐसे आपको 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। 2 सेट से शुरू कीजिए, लेफ्ट राइट। आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि आपकी बॉडी नहीं मूव करनी चाहिए, आपको सिर्फ अपने हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है। ऐसे 10-10 के 3 सेट्स। ऐसे ही फिर एक बार लेफ्ट, वो हमने सामने से किया था, ये हम नीचे से कर रहे हैं। इसमें खास ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। ये हमने हॉरिजॉन्टल किया था, ये हम वर्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेम यही चीज़ हम इसको पीछे से पकड़ेंगे, ये आप दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसे हल्का हल्का ऊपर उठाएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। ऐसे ही ये आप 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। इसमें रोकने की जरूरत नहीं है, बस करेंगे बहुत आराम से, झटका नहीं मारना है, बिल्कुल आराम से लेके जाएंगे, आराम से नीचे लेके आएंगे। ये 10-10 के 3 सेट्स आप करेंगे। और कैप्सूल्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको बिल्कुल जेंटल आराम से अंदर लाकर 10 गिनेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ेंगे। फ्रोजन शोल्डर में स्ट्रेच करते हुए इतना पेन नहीं होता जितना छोड़ते हुए होता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम से 10 सेकेंड होल्ड करना है और बिल्कुल धीरे धीरे इसको छोड़ना है। ब्रीथिंग नॉर्मल रखनी है एक्सरसाइज में। टेनिस एल्बो एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है जो फेमस हो गई सचिन तेंदुलकर के नाम के साथ। ओवरयूज इंजरी है जिसे लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस भी कहते हैं। इसमें कोहनी के बाहर के हिस्से में और ऊपर की नीचे मसल्स में पेन होता है कोई भी काम करने से। क्योंकि ये टेनिस खेलने वालों में ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम टेनिस एल्बो पड़ गया। पर ये किसी में भी हो सकती है जो ज्यादा टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं जैसे बैडमिंटन है, स्क्वॉश है, क्रिकेट है, या हाउसवाइफ्स जो कि बहुत डेली रूटीन में चीजें उठाती रखती रहती हैं। आमतौर पर इसका इलाज हो जाता है पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी और हाथ को रेस्ट करने से। पर अगर सही आराम ना करें तो ये क्रॉनिक हो सकती है और फिर स्टेरॉइड इंजेक्शन या सर्जरी से ही
इसे ठीक करना पड़ता है। याद रखें, अगर आप टेनिस एल्बो से परेशान हैं, तो उस आर्म को रेस्ट ज़रूर करें, भारी सामान ना उठाएं, एल्बो ब्रेस बांध कर रखें और कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें करने से आपको आराम मिलेगा। आजकल सब कुछ फ़ोन में होता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से हमारी रिस्ट में, हमारे थंब में पेन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो उसके कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं, कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आप कर सकते हो। आप कोई भी बिल्कुल लाइट वेट का डंबल ले सकते हो। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप आधा लीटर की पानी की बॉटल्स के साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप उस बॉटल को पकड़ के अपने घुटने पे रखेंगे। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ कितना हाथ रखना है। ऐसे रखना है, पूरा हाथ नहीं रखना, रिस्ट आपकी पूरी बाहर रहेगी। नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके आना है, बिल्कुल आराम आराम से। ये एक्सरसाइज आपको 10-10 के 2 सेट्स 3 सेट्स आप कर सकते हैं। एक ये एक्सरसाइज है। एक जो आप बॉल आती है मार्केट में, बहुत ही कॉमन है, एक येलो कलर की स्माइली बॉल आती है। आप उसको दबाएंगे, 10 तक गिनेंगे, फिर छोड़ेंगे, दबाएंगे, 10 तक गिनेंगे, छोड़ेंगे। ये एक्सरसाइज है। और स्ट्रेचिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फ़ोन यूज़ करते हो तो एक ही एंगल में हाथ रहता है तो मसल्स हमारी स्टिफ हो जाती हैं। उसके लिए आप स्ट्रेचिंग्स अच्छे से करें, जैसे कि इसको ऊपर खींचना है 10 सेकंड के लिए। ये मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे 10-10 सेकंड होल्ड करना, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और एक ये स्ट्रेचिंग्स भी आप कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो एक स्ट्रेच है, जो आपको रिस्ट पेन में काफ़ी हेल्प मिलेगी या एल्बो पेन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप ये सिर्फ ये फिंगर जो है, बीच की 2 फिंगर, फ्रंट फिंगर और हटा देंगे, इसको पकड़ के इसको अंदर खींचेंगे ओनली। आप, मैं पास से दिखा देता हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। मैंने ये छोटी फिंगर नहीं पकड़ी है, ये इंडेक्स फिंगर नहीं पकड़ी है, थंब नहीं पकड़ा है, सिर्फ ये बीच की 2 फिंगर, मिडिल फिंगर और उसके साथ वाली, और इसको अंदर स्ट्रेच करना है। मैं साइड से आपको दिखा देता हूँ। ऐसे पकड़ के दोनों उंगलियों को और अंदर खींचना है, 10 तक गिनना है, फिर ढीला छोड़ देना है, 10 तक गिनना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो आपको रिस्ट में, एल्बो में जो पेन है उससे आराम मिलेगा। बैक पेन एक वक्त में बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा पाया जाता था, मगर आज के कंप्यूटर और स्मार्टफोन युग में सभी दुखी हैं इससे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है पुअर पोस्चर। झुककर बैठने से बैक मसल्स कमजोर हो जाती हैं और बैक में दर्द और जलन सी महसूस हो सकती है। लगातार एक पोजीशन में न रहें। 20-5 का फॉर्मूला हमने मल्टीटास्किंग वाले प्रोग्राम में भी बताया था। एवरी 20 मिनट्स 5 मिनट्स का ब्रेक जरूरी है, जिसमें आप कुछ स्ट्रेचिंग और नेक एक्सरसाइजेस करें, जो लास्ट एपिसोड में हमने दिखाई थी। वॉकिंग और सिटिंग पोजीशन में आपकी नेक और बैक स्ट्रेट हो। अगर डेस्क जॉब है तो आपकी कुर्सी, डेस्क और जो कंप्यूटर है उसका अरेंजमेंट सही हो और कंप्यूटर स्क्रीन जो है वो आपकी आई लेवल पर हो। आप लेफ्ट राइट लीन न करें। हिप्स चेयर पर और पांव जमीन पर टिके रहें। लेग्स क्रॉस करके ना बैठें। नीज जमीन पर 90 डिग्रीज एंगल पर हो। आइए देखते हैं बैक पेन रिलीफ के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपर बैक से। अपर बैक के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा जो मैं आपको बताता आया हूँ, रेजिस्टेंट बैंड आप ले लेंगे। इसको थोड़े से डिस्टेंस पे से शोल्डर लेवल पे पकड़ लेंगे। बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिए, या बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। सीधा पकड़ के सामने से खींचेंगे, फिर वापस ले आएंगे, फिर सामने से खींचेंगे, फिर वापस ले आएंगे। फिर ये आपको 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने हैं। इससे आपका जो मिड ट्रैप है, ट्रेपीजियस का जो मिड पार्ट है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेड पे, काउच पे, जमीन पे लेट जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। आप पेट के बल लेट गए, जैसे कि मैं यहां पे लेट गया हूं। आपको दोनों हाथ कमर पे रखने हैं। आपको दिख रहा है, यहां पे आप कमर पे हाथ रखेंगे और सामने देखते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे। यहां पे 10 तक गिनना है, फिर आप नीचे लेट जाएंगे, फिर आप ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर वापस आ जाना है। ऐसा 10 बार करना है। उसके बाद आपको दोनों हाथ सर पे रखने हैं ऐसे। उसके बाद सेम वही चीज करेंगे, दोबारा से वही अपर बॉडी उठानी है। इससे आपका अपर जो ब्लेड्स हैं, अपर जो मसल्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी ऐसे हाथ रखने से। तो सर पे हाथ रख के
इसमें भी वही 10-10 सेकंड होल्ड करना है। फिर आप पेट के बल लेट जाएंगे वैसे ही, और एक पांव बिना मोड़े आपको बिल्कुल सीधा करके उठाना है। मैं आपको करके दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। एक पांव उठाएंगे और यहां पे ऐसे 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। फिर आराम से नीचे, फिर दूसरा, ये भी आपको 10-10 सेकंड होल्ड करके 10 बार करना है। उसके बाद फिर आप सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेट के जो इन दोनों की दूरी है वो अपने हाथों से नाप लेना। आप कंधे जितना दूर होना चाहिए नीचे से फुट, और सीधा लेट कर हिप उठाना है। फिर उठाएंगे। ये आपको 10-10 सेकंड होल्ड करके 10-10 बार करना है। ये हमारी कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है जो अपर और लोअर बैक को दोनों को कवर करती हैं। ये एक्सरसाइज करने से आपकी बैक स्ट्रेंथन हो जाएंगी और आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें हेल्प मिलेगी। बैक पेन में ये जरूरी है याद रखना कि अगर किसी चोट के कारण हुआ हो या कोई उसके साथ और कोई सिम्टम हो, जैसे कि वीकनेस इन लेग्स या ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो शियाटिका का भी पेन बन सकता है। आर्थराइटिस और कई बीमारियों को रूल आउट करना भी बहुत जरूरी होता है। बैक पेन का रिस्क बढ़ जाता है मोटापे से, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, भारी चीजों को उठाने से और गलत पोस्चर से भी। मुझे याद है हमारे ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर नी पेन वालों को छेड़ते थे। आपके घुटने एक बंदे के लिए बने हैं, कैसे सहेंगे 2 लोगों का वजन? तो ओवरवेट और ओबेसिटी एक बड़ी वजह है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज बढ़ गई हैं। वजन घटाने के साथ-साथ कुछ हमारे घुटनों के आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइजेस देखते हैं इस अगले वीडियो में। नी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, तो उसकी कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं वो है, आपको बेड पे नॉर्मल, आप बैठ भी सकते हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं। आपको एक या तो नॉर्मल पिलो या एक टॉवल का रोल लेके अपने घुटने के नीचे रखना है और इसको दबाना है। एडी जमीन पे रहेगी, पंजा अपनी तरफ रहेगा। यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देंगे। फिर इस पे प्रेशर डालना है 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देना है। ऐसे 10 बार करना है। सेम यही चीज फिर एडी के नीचे रखनी है। अब हम इसको एडी से दबाएंगे, नॉर्मल दबा के 10 गिनेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे 10 गिनेंगे और ढीला छोड़ देंगे। फिर इसको बीच में रखकर अंदर दबाएंगे, 10 गिनेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, दबाएंगे 10 गिनेंगे और ढीला छोड़ देंगे। आखिरी में एक स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस मसल्स के वीक होने की वजह से हमारा जो हैमस्ट्रिंग का मसल है थाई के पीछे वाला, ये स्टिफ हो जाता है, तो इसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। इसका आसान तरीका है, आप बेड पे लेट कर एक पाँव को पूरा ऊपर उठाएंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे और 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, गर्दन नीचे रखनी है। ये तो मैं आपको बताने के लिए उठा रहा हूँ। 10 सेकंड होल्ड करके इसको भी आपको 10 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स से आप शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हमारा एंकल जॉइंट एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारी बॉडी का। हमारा चलना इस पर निर्भर होता है। इस जॉइंट को जकड़ के रखते हैं लिगामेंट्स या बैंड्स, जो मसल्स को जॉइंट से जोड़ कर रखते हैं और स्टेबिलिटी देते हैं। अगर चलते हुए या भागते हुए एंकल मुड़ जाए तो ये लिगामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं और फिर इनका सपोर्ट कमजोर हो जाता है। इससे बार बार मोच आने की शंका बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम कोशिश करें कि ये इतना मजबूत हो कि किसी भी हालात में स्प्रेन ना हो पाए। अगर एंकल स्प्रेन हो जाए तो उसमें दर्द होगा और सूजन होगी और मूवमेंट भी बहुत मुश्किल होती है। जरूरी है कि इसका तुरंत और सही इलाज करें, जिससे कि ये लिगामेंट्स रिपेयर होके अपनी पूरी पुरानी स्ट्रेंथ पर सपोर्ट देने पे आ जाएं। सबसे पहले पैर को ऊंचा करके रखें, फिर आइस पैक लगाएं, उसको आराम करें और उसे यूज ना करें, और पेन किलर्स और एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई ले लें। जब सूजन कम हो जाए तो फिर अपनी डॉक्टर की सलाह से या तो क्रेप बैंडेज बांध लें या फिर कास्ट लगाना पड़ सकता है। याद रखें, लिगामेंट टेयर में ज्यादा तकलीफ और टाइम लगता है ठीक होने में फ्रैक्चर के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्रैक्चर में तो सीधा ही कास्ट लग जाता है, पर लिगामेंट टेयर अक्सर निग्लेक्ट हो जाता है। आपका रिस्क ज्यादा होता है अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, अनइवन सर्फेसिस पे चल रहे हो, पहले आपको इंजरी हो चुकी हो, आप में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो, गलत शूज पहनते हो जिससे कि एंकल को सपोर्ट ना मिले, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं अपने एंकल को मजबूत करने के लिए। स्प्रेन से बचने के लिए फिर वार्म अप जरूर करिए किसी भी स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज से पहले। एंकल सपोर्ट
वाले शूज पहने, अनइवन सर्फेसेस पे चलने से बचें, अपना खाना पौष्टिक रखें, वजन कम करें और एंकल सपोर्ट पहने अगर आपका पहले स्प्रेन हो चुका है। एंकल को स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइजेस करें। देखते हैं इस वीडियो में। एंकल स्ट्रेंथनिंग के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस का एक प्रोटोकॉल तैयार किया है जो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पाँव को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ना ही वो वी शेप में होंगे ना ही वो ए शेप में होंगे, बिल्कुल एक लाइन में रहेंगे और दोनों हाथ यहां पर रखकर एक बार आराम से एडी उठाएंगे, आराम से पंजा, आराम से एडी, आराम से पंजा। ऐसे 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। मैं एक बार साइड से दिखा देता हूं। सहारा आप ले सकते हैं किसी भी चीज का। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में सेम इसी को वी शेप में रखेंगे। आप मेरे पाँव देख रहे हैं, बिल्कुल वी शेप में है। अगेन सेम किसी चीज का सहारा लेके एक बार एडी, एक बार पंजा, एक बार एडी, एक बार पंजा। ये भी सेम 10-10 के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं। फिर ए शेप में एक बार एडी, एक बार पंजा, एक बार एडी, एक बार पंजा। ये भी 10-10 के 3 सेट्स धीरे धीरे आप शुरू कर सकते हैं। ये हमारी एंकल स्ट्रेंथनिंग की कुछ एक्सरसाइजेज हैं। प्लांटर फेशियाइटिस हील पेन की सबसे कॉमन वजह है, जिसमें पैर के तलों में भयंकर दर्द रहता है और चलना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे आपने लिगामेंट्स और बैंड की बात बताई, तो ये जो बैंड है जो प्लांटर्स के लिए है, वो हमारे टोज और हील को कनेक्ट करता हुआ टिश्यू बैंड होता है, जो फुट की आर्च को सपोर्ट करता है। ये बैंड अगर टेयर हो जाए तो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जैसे आपने बताया कि फ्रैक्चर से ज्यादा पेन जब ये लिगामेंट टेयर्स होते हैं, तो इसी को प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। ये भी 40 से 60 साल में ज्यादा कॉमन है। और रिस्क फैक्टर्स ओवरवेट, फ्लैट फुट, हाई आर्च्ड फीट और स्टैंडिंग जॉब्स। तो कुछ एक्सरसाइजेस या डांस मूव्स फुट के आर्च पर स्ट्रेस डालते हैं, और कभी तो आपकी चाल अगर सही नहीं है और वेट जो है वो आपका बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका डायग्नोसिस बड़ा आसान है। अगर सवेरे उठने के बाद पहला कदम जमीन पर रखते ही सिवियर स्टैबिंग पेन हो और फिर दिन भर चलते रहने पर धीरे धीरे कम होता जाए, तो प्लांटर फेशियाइटिस ही है। ये बहुत देर खड़े रहने पर या देर तक बैठे रहने के बाद उठने पर भी ज्यादा होता है। वक्त पर ध्यान न देने से ये पेन ऑलमोस्ट बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और आप चल नहीं सकते या लंगड़ाते हैं। इसे प्रिवेंट करने के लिए जूता, चप्पल, सैंडल हमेशा कंफर्टेबल वाला ही यूज करें, जिसमें प्रॉपर सपोर्ट हो, और वजन तो डेफिनेटली कंट्रोल करना ही है। पेन किलर्स के अलावा जूते में स्पेशल आर्च सपोर्ट डालना पड़ता है, और अगर पैरों के तलवों में इंजेक्शन लगवाने की नौबत आई, तो वो एक टॉर्चर से कम नहीं। तब सभी कसमें खाते हैं कि आगे से ध्यान रखेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते रहेंगे। तो अगले वीडियो में गौरव कुछ बहुत आसान एक्सरसाइजेस दिखा रहे हैं। भलाई इसी में है कि आप रेगुलरली इन्हें भी अपने फिटनेस रूटीन में शामिल कर लें, वरना नी, हिप या बैक प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं। हील पेन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्लांटर फेशियाइटिस भी जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पेन करता है। इसमें पाँव नीचे नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। खासकर जब आप बेड से उठते हैं सुबह, तो काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल जब भी आप बेड से उठेंगे सोने के बाद, एक पाँव को आप अप एंड डाउन करेंगे। चाहे आप बेड पे बैठे बैठे कर लीजिए, चाहे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप कर लीजिए। फिर इसको गोल गोल करेंगे क्लॉकवाइज। मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। एक हमें अप एंड डाउन करना है, एक हमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करना है। ये हमें 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। और इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा आराम मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेचिंग्स में। स्ट्रेचिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक सीढ़ी पे चढ़ जाएंगे। हमारे जो घर में नॉर्मल होती है सीढ़ी या स्टेपर, उसमें एक पाँव को आप ऐसे पीछे रखेंगे। आपको देखेंगे तो मेरा एक पाँव पूरा, ये वाला पाँव मेरा हवा सीढ़ी पे है, ये वाला पाँव मेरा सिर्फ पंजा पंजा रखा हुआ है। अब सारा वेट आपको इस पे डालना है। ये वाला पाँव मुड़ना चाहिए जिससे कि सारा वेट इस पाँव पे आ जाए, और एडी को नीचे की तरफ ले जाके यहाँ पे 10-15 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे पाँव से बारी बारी दोनों पाँव से 1 बाय 1 करके 10-10 सेकेंड होल्ड करके आपको 5-5 बार करना है, या 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे,
आप कोई भी, आप थेराबैंड भी ले सकते हैं, आप अपने घर में चुन्नी या बेल्ट भी ले सकते हैं। आप नॉर्मल बेड पे बैठकर अपने ही पंजे में चुन्नी लगाकर और इसको अपनी तरफ खींचना है। इसमें पाँव को बिल्कुल ढीला रखना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है, जिससे कि आपको स्ट्रेच फील हो। इससे आपका काफ मसल स्ट्रेच होगा, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और लगातार कुछ दिन करने से आपका पेन चला जाएगा। तो ये स्ट्रेचिंग करने से आपको हील पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज और कुछ कैंसर्स के अगेंस्ट। एक्सरसाइज से मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है और डिमेंशिया के चांसेस भी कम होते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बेटर होती है और एक सेंस ऑफ वेलबींग रहता है। एक्सरसाइज ट्रेनिंग से हार्ट की प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं और इंड्योरेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी सीमित रहते हैं। तो एल्डरली हो, पोस्ट मीनोपॉजल हो या किसी भी मसल जॉइंट की तकलीफ से परेशान हो, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है इनको प्रिवेंट करने में और इनसे डील करने के लिए। याद रखें, बिना अपने डॉक्टर की सलाह के खुद से ये शुरू ना करें। मेडिकल एडवाइस और सुपरविजन में ही अपनी एक्सरसाइज करें, जिससे कि फायदा हो ना कि नुकसान। कुछ डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं जानना। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या करना चाहिए और उससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं करना चाहिए। जिस किसी को भी सर्वाइकल है, गर्दन का दर्द है, वो कंधे से ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, गर्दन झुकाने वाली ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। जो भी आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं वो अपने शोल्डर से नीचे नीचे करनी, इससे ऊपर नहीं लेके जाना। सामने से भी करेंगे तो ऊपर नहीं लेके जाना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। ये तो हमें उस चीज़ के लिए ध्यान रखना है जिस किसी को भी सर्वाइकल पेन या गर्दन में जैसा भी किसी भी टाइप का दर्द है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जिस किसी को भी बैक पेन है, खासकर उन लोगों के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप कुछ सामान उठाएंगे, जैसे मैं नीचे से कुछ उठा रहा हूं, तो आपको ये नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए उसको सीधा बैठकर उठाइए। आपको कोई भी आगे झुकने वाली एक्टिविटी नहीं करनी है, आगे झुक के किसी भी तरह के योगा एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिस किसी को भी बैक पेन है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कोई भी झटके वाली मूवमेंट नहीं करनी है, जैसे एकदम उठना, एकदम झुकना या दौड़ लगाना। जिसको भी बैक पेन है वो सब ये चीज़ें नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं जिस किसी को भी घुटने का दर्द है। घुटनों का दर्द कॉमनली सब में देखा जाता है, खासकर एक एज के बाद। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जिस किसी को भी नी का पेन है वो स्टेपिंग वाली कोई एक्सरसाइज नहीं करेगा, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, हम नॉर्मली जो स्टेपिंग करते हैं वो नहीं करेगा। पूरा डीप जमीन पे नहीं बैठना है, जैसे हम उकड़ू बैठते हैं या हम आलती पालती मार के क्रॉस लेग करके बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठेंगे। स्क्वाट्स नहीं करेंगे जिसको भी घुटने में दर्द है, ये चीज़ खास ध्यान रखना है। आप थोड़ा भी स्क्वाट्स करेंगे तो आपका नी का पेन बढ़ सकता है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और नी की एक्सरसाइज के अंदर मैंने एक्सरसाइजेज आपको पहले ही बता दी है, जो भी आप स्ट्रेंथनिंग करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। गर्दन की एक्सरसाइज के लिए अगर आप सर्वाइकल से रिलेटेड जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मैंने अभी बताई हैं, आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। बैक की एक्सरसाइज की कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस की टिप्स मैंने आपको बताई हैं, वो बैक पेन में आपको हेल्प मिलेंगी। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अब हम करते हैं जो नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिटिकल भी कह सकते हैं और आजकल कॉमन भी कह सकते हैं, जैसे कि शुगर है। शुगर वाले लोगों को वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दिन के अंदर 15-20 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे अपनी वॉक को बढ़ाते हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा। वॉक करने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल होगा। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनको जो खास बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, जब भी वो वॉक करने जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करने जाते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, एनीथिंग कुछ भी करते हैं, उनको हमेशा अपने पॉकेट में, अपने बैग में, चाहे आप एक फ्रूटी का पैकेट रखो, चाहे आप कोई मीठी टॉफ़ी रखो, चाहे आप कोई शुगर रखो, चाहे गुड़ रखो, कुछ भी एक ऐसा कोई भी स्वीट चीज़ होनी ज़रूरी है, जिससे कि कई बार क्या होता है, वर्कआउट करने के दौरान शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाती है, जिससे आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा वो फ्रूटी पी लेंगे या वो गुड़ खा लेंगे या वो टॉफ़ी अगर खा लेंगे तो आपको इंस्टेंट थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। इसलिए शुगर वाले पेशेंट को खासकर ये ध्यान रखना है। जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको ये बात खास ध्यान रखनी है, जो भी अगेंस्ट ग्रेविटी वाली एक्सरसाइजेज है, जैसे पुश करना, नीचे से ऊपर उठाना, वो ये एक्सरसाइजेज थोड़ी सी अवॉइड करें या फिर बिल्कुल मिनिमम वेट पे या बिल्कुल मिनिमम इंटेंसिटी पे ये एक्सरसाइज करें।
तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। जिनको भी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम वाले कोई भी थका देने वाली एक्सरसाइज ना करें, वो वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, बट इन कंडीशन ऑफ आपको क्या ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन 10-10 के 2 से 3 सेट्स करें, इससे ज़्यादा रेपिटेशन ना करें, जिससे कि उनका मसल 10 रेपिटेशन में भी मैच्योर हो जाएगा। बट अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हार्ट पेशेंट वाले ये ध्यान रखेंगे। ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो आजकल लोगों में देखी जाती है। अस्थमैटिक प्रॉब्लम वाले सर्दियों में खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक मॉर्निंग वॉक ना करें, बिकॉज उस टाइम पॉल्यूशन लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनको प्रॉब्लम होगी। बाकी तो नॉर्मल वो लाइट एक्सरसाइजेस कर ही सकते हैं। तो आप अच्छे से वर्कआउट करिए, हेल्दी रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। उसमें स्पेसिफिक हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग वीडियो, मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों का और कमेंट्स का, जिससे कि हम जान सकें आपके मन की बात। इस प्रोग्राम से जुड़े लिंक्स हम नीचे चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। आप हमसे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं मंजिल सिर्फ सोचने से नहीं मिला करती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों ना अपनी फिटनेस को अपनी मंजिल बनाकर उसकी तरफ निरंतर बढ़ते रहें, हंसकर हंसाकर। नमस्कार। नमस्कार।